हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जनसंचार किसे कहते हैं। अभी जनसंचार किसे कहते हैं एक बार फिर से देखते हैं। जनसंचार जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की जगह तकनीकी या यांत्रिक के माध्यम से के जरिए संवाद कायम करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। यह विशाल वर्ग के बीच में होता है। इसमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट। अभी जनसंचार की विशेषताएं क्या क्या है, क्या खास बातें हैं। जनसंचार की विशेषताएं हैं, इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। आपसे प्रधानमंत्री कुछ बात अपने मन की कह रहे हैं तो लोग क्या सोचते हैं वो सीधे सीधे तो हम मोदी जी को फ़ोन करके नहीं बता सकते, तो ये फीडबैक तुरंत उनको नहीं मिलता। लेकिन अगर हम आपस में 1 to 1 बात करते हैं तो हमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है। किसी समूह से हम बात कर रहे होते हैं समूह संचार में, तो अभी मैंने बोला और मेरे सारे बच्चों ने जवाब दे दिया, ये समूह संचार, तो हमें सीधा सीधा फीडबैक मिल जाता है। लेकिन जन संचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। ये इसकी विशेषताएं हैं। माध्यम की आवश्यकता होती है, तकनीकी माध्यम की आवश्यकता होती है। एक साथ बहुत बड़े समूह से बात की जा सकती है, लेकिन इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। जनसंचार के श्रोता पाठकों का दायरा बहुत बड़ा होता है। अभी इसमें श्रोता या पाठक बहुत बड़ा दायरा हो सकता है, बहुत बड़े लोगों से हम बातचीत कर सकते हैं। सभी तरह के वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें हम कोई से भी बात कर सकते हैं, अमीर, गरीब, शहरी, ग्रामीण, महिला, युवक, वृद्ध आदि। किसी भी स्थान पर रहने वाला हो सकता है, किसी की पसंद हो सकती है, उसकी प्रकृति सार्वजनिक होती है। अभी इसकी जो प्रकृति होती है इस संचार की, वो कैसी होती है, पब्लिक। जैसे आपने पढ़ा होगा जनहित में जारी। तो सरकार जब कोई भी आपसे संचार करती है तो वो जनहित में जारी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में बात करती है। तो जब पब्लिक इंटरेस्ट में बात की जाती है तो बहुत बड़े समूह से बात हो रही है, तो उसको वो किस श्रेणी में आता है, वो जनसंचार में आता है। जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। इसमें संचालक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध होना आवश्यक नहीं। अभी जनसंचार में अगर गवर्नमेंट कुछ कह रही है और पूरी जनता को कह रही है तो इनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई बात कहेगी यहाँ तक पहुँच जाएगी। जनता अगर कोई बात कहना चाहती है तो वो भी डायरेक्ट जो है वो सीधे सीधे सरकार के घर जाकर के बात नहीं करती। जनता अपनी आवाज़ कैसे पहुँचाती है, अखबारों में लिख करके, किसी सुझाव के ज़रिए, किसी पत्र के ज़रिए, नेताओं के द्वारा, कोई हड़ताल करके, कोई जनसभा करके, इस तरह से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, जनसंचार के अंतर्गत आता है। जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। इसमें संचालक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध होना आवश्यक नहीं है। इसमें किसी औपचारिक संगठन की जरूरत पड़ती है। अभी जनसंचार में कोई ना कोई एक बीच में संगठन होता है, उसके द्वारा ही बात होती है। जैसे मोदी जी को अगर आपसे बात करनी है या हमसे बात करनी है, हमारे प्रधानमंत्री को, तो सीधे प्रधानमंत्री तो नहीं बात कर सकते, तो वो किसी को मीडियम बनाते हैं। एक कोई संगठन होता है जो हमसे बात करता है, जैसे टीवी के माध्यम से, आज तक चैनल के माध्यम से वो हमसे ये बात करते हैं, या मन की बात एक कार्यक्रम है उसका एक संगठन बना, उसके माध्यम से उन्होंने हमसे अपनी बात करी। तो कोई एक बीच में कोई संगठन, औपचारिक ऑफिशियल मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी अपनी बात को लिख करके अगर कोई देना है, कोई नई नीति लागू करनी है, तो वो नीति डायरेक्ट प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमसे नहीं बताता, वो किसी न किसी संगठन के द्वारा जनता तक पहुंचाई जाती है बात। तो इसमें एक ऑफिशियल संगठन, मैनेजमेंट होना बहुत आवश्यक है। जनसंचार माध्यमों में ढेर सारे द्वारपालों, गेट कीपरों की आवश्यकता होती है। अभी बच्चों यहाँ ये शब्द आपको याद रखना है, द्वारपाल या गेट कीपर। द्वारपाल का मतलब होता है जो दरवाजे पे खड़े होते हैं ना, सिपाही, गार्ड, वो द्वारपाल। अंग्रेजी में गेट कीपर्स। तो कोई भी जब संदेश जनसंचार के माध्यम से बहुत बड़ी जनता को पहुंचाया जा रहा होता है, तो कोई भी बात ऐसे ही नहीं कि मन में आई, आज हमारे प्रधानमंत्री के मन में कोई बात आई, उन्होंने सीधे सीधे जनता तक कह दी ना। उसमें पता नहीं कितने गेट कीपर्स होते हैं, द्वारपाल होते हैं, उनके मन में कोई विचार आया, वो बात अपनी कुछ लोगों तक कहते हैं, अपने मंत्रियों तक कहते हैं। मंत्री कहेंगे नहीं सर ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। फिर कोई नीति बनेगी, उस नीति के लिए कोई कमेटी बैठती है, वो कमेटी डिसाइड करती है, फिर उसके कई बार उसको चेक किया जाता है, रीचेक किया जाता है उसको, फिर जा कर के कहीं बड़ी मुश्किलों से 6 महीने बाद कोई एक निर्णय आता है कि हाँ ठीक है, ये काम इस तरह से किया जाना होगा। तब जा कर के वो बात जनता तक पहुँच। अभी जब वैक्सीन बनी थी बच्चों, तो आपको क्या लगता है कि बस सीधे एक दिन वैक्सीन बनी और जनता में लगा दी गई? ना, वैक्सीन बनी, अप्रूव हुई,
सरकार ने उसको उसकी पैसे तय किए, कितने में लगेगी, कैसे लगेगी, किस तरह लोगों को पहुंचेगी। इतना बड़ा भारत है, इतनी जनसंख्या है, लोगों के पास कैसे वो पहुंचाई जाए, लोगों को कैसे बताया जाए, लोगों को कैसे उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि जाओ और वैक्सीन लगाओ, ये सब कितना बड़ा काम है। तब जा कर के ये हमारे पास समाचारों के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से बराबर विज्ञापन आते रहे, लोगों ने घर घर जा करके वैक्सीन लगाई है। तो ये तब जा कर के हुआ। तो इसके बीच में, इतनी कोई नियम आने के बीच में, जगह जगह द्वारपाल होते हैं, गेट कीपर्स होते हैं, वो चेक करते हैं ये बात सही है, हाँ ठीक है अब इसको आगे बढ़ा दो, फिर ये वाला गेट कीपर चेक करेगा, नहीं ये हटाओ, ये वाली बात जाएगी। कितनी बार वो चेक होती है, तब एक संदेश जो है वो जनता तक या बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। तो इनमें सुधार करते हैं, चेक करते हैं, उनको क्या कहते हैं, द्वारपाल या गेट कीपर। केवल समझ लीजिए, शब्दों को याद रखिए, आप प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे। द्वारपाल गेटकीपर वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। जैसे किसी समाचार पत्र में संपादक और उसके सहायक संपादक आदि तय करते हैं कि पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस तरह छपेगा, इसी तरह टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं। जनसंचार की जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके प्रकाशन व प्रसारण में इजाज़त दें। जैसे बच्चों आपने पिक्चरें देखी होंगी, फिल्में, तो पहले एक सेंसर बोर्ड आता है, उसके ऊपर ए लिखा होता है या यू लिखा होता है। तो सेंसर के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये फिल्में सबके लिए हैं या ये फिल्में केवल एडल्ट्स के लिए हैं। तो कोई भी पिक्चर बनती है, प्रोड्यूसर पिक्चर बनाता है, लिखने वाला उसको लिखता है, डायलॉग राइटर अलग काम करता है, म्यूज़िक डालने वाला अलग काम करता है, लेकिन पिक्चर जनता तक पहुंचने के बीच में बहुत सारे द्वारपाल होते हैं, गेट कीपर्स होते हैं। भाषा कैसी है, कोई गलत शब्दों का प्रयोग तो नहीं किया जा रहा, कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज़ तो नहीं किया जा रहा, किसी के धर्म को, किसी की आस्था को, किसी के विश्वास को ठेस तो नहीं पहुंच रही। इन सब का चेक होता है, द्वारपाल इनको चेक करते हैं, सेंसर किया जाता है, तब एक पिक्चर रिलीज़ होती है और प्रकाशित होती है और तब वो हॉल्स में आती है। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि कितनी पिक्चरें आती हैं और रिलीज़ होने के बाद भी उनके ऊपर एजिटेशन हो जाता है और जनता जो है वो हड़ताल कर देगी और उसको फ्लॉप कर देती है पिक्चर को कि ऐसी पिक्चर क्यों बनाई। जैसे अभी हाल में ही एक पिक्चर आई है जिसने हिंदू धर्म के ऊपर कुछ बोला तो लोगों ने एजिटेशन किया। तो ये सब क्या है, कोई भी जनसंचार जो पब्लिक में मैसेज जा रहा है उसको बहुत बार चेक करना होता है, उसके नियम होते हैं, नीतियाँ बनी हुई हैं, उसके अनुसार हम जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वरना हर बात अपने ढंग से, अपने मन से हम जनता तक नहीं पहुंचा सकते। कोई समाचार पत्र अगर कोई समाचार छापता है तो उसको कई बार चेक किया जाता है, उसकी प्रूफ रीडिंग करी जाती है, उसको करेक्ट किया जाता है, सुधार किया जाता है कि कोई शब्द गलत या कोई गलत समाचार जनता तक ना पहुंचे। जो भी समाचार पत्र में जा रहा है वो बिल्कुल सही हो और ठीक हो, तभी समाचार पत्रों को ऑथेंटिक माना जाता है। जनसंचार समझ में आया होगा। अब जनसंचार के कार्य क्या क्या हैं। तो जनसंचार, हम रोज़मर्रा के जीवन में संचार को बहुत प्रयोग करते हैं, अपनी बात किसी से कहने के लिए, कोई सूचना देने के लिए, सामाजिक संपर्क के लिए, कोई प्रतिक्रिया देने के लिए, किसी को नियंत्रण करने के लिए, निर्देश देने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए आदि। अभी जनसंचार क्या क्या काम करता है, सूचना देता है, हमें शिक्षित करता है, मनोरंजन करता है, एजेंडा तैयार करता है, निगरानी करता है, विचार विमर्श करने के लिए मंच तैयार करता है। ये सब कार्य क्या हैं, जनसंचार के हैं। कोई दवा आई नई तो आपको कैसे पता लगता है, जनसंचार के माध्यम से, मीडिया से पता लग पाता है, अखबारों से, टीवी से, रेडियो से, समाचार पत्रों से, मोबाइल से, इससे पता लगता है। कुछ नया होने जा रहा है तो आपको इससे पता चलता है। अभी चंद्रयान 3 गया तो आपको कैसे पता चला। कोई देश में नीति बदल रही है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो यही सब कार्य किसके हैं, जनसंचार के। जनसंचार हमें सूचना देता है, हमें शिक्षित करता है, हमें सिखाता है क्या करना चाहिए, मनोरंजन भी करता है। जनसंचार, ये जो आप टीवी सीरियल ये सब देखते हैं, क्या है, जनसंचार है। कहीं से एक तकनीकी के माध्यम से इतनी बड़ी जनता को कोई समाचार दिया जा रहा है, ये भी एक जनसंचार है। एजेंडा तैयार करना,
कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए पहले एजेंडा तैयार किया था, ऐसे 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 हम काम करेंगे, तो वो सब भी जनसंचार के माध्यम से होता है। फिर विचार विमर्श करना, कोई बातचीत करनी है तो कैसे करेंगे हम, जनसंचार में इंटरनेट के द्वारा आज एक साथ लोगों को जोड़ दिया गया, एक मंच तैयार कर दिया गया, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने कहा, उसने कहा, सबने बातचीत करी, चर्चा हुई, फिर उसके बिंदु जो है वो नोट कर लिए गए। तो हम एक विचार विमर्श के लिए भी एक मंच तैयार करते हैं। तो ये सब काम किसके हैं, जनसंचार के कार्य हैं। अभी देखिए बच्चों, भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, अभी जो हमारे इंडिया में जो जनसंचार के जो माध्यम हैं उनका विकास किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। इस पाठ में से आपके मतलब लॉन्ग आंसर्स आते हैं, 3 अंकों के 2 प्रश्न आते हैं आपके, और 3 अंकों के प्रश्न का मतलब होता है आपको कम से कम 10-12 पंक्तियों में अपना जवाब देना है। आपको कम से कम उसमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनाने हैं। तो ये लॉन्ग आंसर्स हैं आपके। तो आपको इसके पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, विशेषताएं हैं या तत्व हैं उनको याद रखना पड़ेगा, और इनके कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। जब आप पॉइंट बना करके उत्तर देंगे तो आपको आसानी से 3 नंबर मिल सकते हैं। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम पश्चिमी जनसंचार से प्रभावित हैं, परंतु भारत में देव ऋषि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। आज तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं, हम टीवी है, फ़ोन है, रेडियो है, बहुत इंटरनेट है, इसके ज़रिए हम संचार करते हैं। लेकिन नारद ऋषि नारद को हमारे भारत का सबसे पहला समाचार वक्ता माना जाता है, क्योंकि वो समाचार का वाचन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे और करते थे। हमारे पुराणों वेदों में हमने पढ़ा है। पहले संदेशों को शिलालेखों पर लिखा जाता था, गुफा चित्रों में लिखा जाता था, कठपुतली लोक नाटकों की शैलियों के रूप में दिखाया जाता था। कथावाचन, रागनी, तमाशा, लावणी, नौटंकी, यात्रा, पक्षगान और लिखित संदेश संचार का कार्य करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन काल में संचार के क्या क्या विधाएं थी, तो आप ये सब लिख सकते हैं। पहले कठपुतली का नाच होता था, लोक नाटक हुआ करते थे, नाटकों के माध्यम से कोई संदेश दिया जाता था, आज भी दिया जाता है। आज भी अगर कोई हमारी सामाजिक समस्या है, कोई कुरीति है, तो उसके ऊपर नाटक बनाए जाते हैं और लोगों को संदेश दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है। फिल्में बनती हैं, पिक्चरें मनोरंजन भी करती हैं, साथ ही साथ कोई अच्छा संदेश भी देती हैं। तो ये सब काम पहले भी होते थे। यात्रा होती थी, यात्रा मतलब पूरे लोग घूमते रहते थे और घूम घूम करके नाटक करते थे। नौटंकी होती थी, यक्षगान, लिखित संदेश, और पहले जब उससे भी पहले जब पेपर और इस तरह की किताबें का प्रचलन नहीं था, तब शिलालेखों पर, पत्थरों पर उकेर करके मैसेज लिखे जाते थे। जैसे अशोक के आपने शिलालेख पढ़े होंगे, देखा होगा, तो उससे संदेश भेजा जाता था। गुफाओं में भित्ति चित्र बनाए जाते थे। पहले के लोग क्या करते थे, पहले हम यहाँ से गए, हमने यहाँ पर हमको शेर मिला, शेर को तीर से शिकार किया, ये बात वो कहना चाहते हैं, पीछे आने वाले लोगों को बताना चाहते हैं। तो वो क्या करते थे, गुफाओं में चित्र एनग्रेव करके, उसको खोद करके चित्र बना दिया करते थे। तो पीछे वाले लोग आकर के उसको पढ़ते थे और वहाँ का वो समझ जाते थे। तो ये सब संचार के माध्यम थे। आज हम पूरी तरह से विकसित हैं। आज समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि के रूप में हमारे संचार माध्यम प्रसिद्ध हैं और विकसित। अब एक एक चीज़ों को हम पढ़ेंगे। समाचार पत्र, पत्रिकाएं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे मजबूत कड़ी, तो पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। पुराने हो गए हैं, आज नए साधन बहुत सारे आ गए हैं, उसके बाद भी समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण साधन है जनसंचार के, क्योंकि ये सबकी पहुंच तक है, सब लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्रिंट मीडिया, प्रिंट माध्यम। मीडिया मतलब प्रिंट माध्यम, जो हमारा मुद्रण है। प्रिंट माध्यम की हिंदी एक और है मुद्रण। अगर कहीं मुद्रण शब्द आ जाए तो आप घबराएं नहीं, मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग, प्रेस, प्रिंटिंग। तो प्रिंट माध्यम के जरिए खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता है। इसके 3 तत्व होते हैं: समाचार को एकत्रित करना, संपादित करके छपने लायक बनाना, और तीसरा पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। अब अगर जो पहला हम पढ़ रहे हैं प्रिंट माध्यम, इसके आगे आपके इसमें पार्ट है इसके ऊपर। तो जो प्रिंट माध्यम, उसके 3 चरण होते हैं। पहले समाचारों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको काट छांट करके उनको भेजने लायक बनाया जाता है, और फिर उसको प्रकाशित कर दिया जाता है, लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये इसके 3 चरण होते हैं। तीनों काम आपस में जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। पत्रकारिता बहुत वास्ट इसका एरिया है। दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार बन सकती है, जिसमें पाठक को दिलचस्पी हो और
सभी का हित निहित हो। अगर कोई भी ऐसा समाचार जिसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारे लोगों की रुचि है, तो ऐसा कोई भी बात जो है वो समाचार बन सकती है। जैसे अभी वो ट्रेन दुर्घटना हुई, अभी हुई कहीं थी, उसमें सवार कुछ लोग थे, लेकिन सारी दुनिया, सारा भारतवर्ष जो है वो जानना चाहता था ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हो गया, इतना बड़ा दुर्घटना कैसे हो गई। तो वो एक घटना बन गई और उसको समाचार को पहले इकट्ठा किया गया, जगह पर पहुंच करके हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो चित्र लाते हैं, घटना लेकर आते हैं, फिर उनको लिखा जाता है, काटा छाटा जाता है, फिर समाचार पत्रों में, रेडियो पे, टीवी पे प्रकाशित की। अखबारी पत्रकारिता का शुरुआत 1780 में बंगाल गजट से हुआ था। अभी ये याद करने वाली लाइन है बच्चों, अखबारी पत्र, ये जो समाचार पत्र हैं, इनका सबसे पहले शुरुआत कब हुई? 1780 में हुई, और जो समाचार पत्र था उसका नाम था बंगाल गजट। अभी ये याद रख लीजिए, आपका 4 ऑप्शन में ही आएगा, तो आप पढ़ा हुआ होगा तो आप टिक कर पाएंगे। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र और हिंदी भाषा में जो सबसे पहला साप्ताहिक पत्र जो हफ्ते में एक बार आता है, तो सबसे पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, ये हमारा हिंदी का सबसे पहला साप्ताहिक पत्र था। ये भी कोलकाता से ही निकला, जिसका संपादन पंडित जुगल किशोर जी ने किया था। इसका संपादन किसने किया? पंडित जुगल किशोर जी। नाम आपको याद होने चाहिए, अंडरलाइन करके मैंने दिया है नोट्स में, आप उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाएगा, जिन्होंने बहुत सी पत्रिका निकाली, और जब हमारी हिंदी साहित्य का जो शुरुआत हुई तो उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो राइटर थे, उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहली अपनी पत्रिका निकाली थी। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकार में से थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। अब ये 2-3 नाम आपके आंखों के आगे से आना चाहिए, जिससे आपको अगर कहीं आए तो आप टिक कर सकें। प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त, ये हमारे प्राचीन जो लेखक थे वो थे। महत्वपूर्ण अखबारों और पत्रिकाओं में भी जो हमारे पुराने समाचार पत्र हैं और पत्रिकाएं हैं, उनमें ये कुछ नाम बच्चों याद रख लीजिए। पुराने समाचार पत्र में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती और हंस, ये 4 पत्रिकाएं और समाचार पत्र थे जिनको के नाम आपको याद रखने होंगे। केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती और हंस, ये पत्रिकाएं थी। उसके बाद आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था, और बाद में यही लक्ष्य बदलने लगा और व्यावसायिकता की तरफ बढ़ने लगा। आज़ादी से पहले जब हमारी पत्रिकाएं निकली, तो उस समय बच्चों, जिस समय अंग्रेज़ों के गुलाम थे हम, तो जब प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेज़ों ने डाली, तो हमारा हिंदी का एक समाचार पत्र भी निकला, जो कि बंगाल में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया, उसको प्रकाशित ही नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये तो हिंदी उनको आती नहीं थी, हमारी बातें हम हिंदी में डालने लगे। जो हमारे नेता थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो हिंदी में लिखने लगे कि चलो इकट्ठे हो, यहाँ मिलो, अंग्रेज़ों के खिलाफ हम इकट्ठे विद्रोह करते। तो लोगों तक बात पहुँचने लग गई और लोग इकट्ठे होने लगे, एकजुट होने लगे। अंग्रेज़ समझ गए कि ये तो हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो उन्होंने हमारा समाचार पत्र को बंद कर दिया, जो कभी भी चालू नहीं हो पाया। लेकिन उस प्रिंटिंग प्रेस से, उसको जो मुद्रण की तकनीकी आई, उससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ, और हमारी आज़ादी की जो स्वाधीनता की लड़ाई थी, उसमें इस मीडिया ने बहुत काम किया। पहले क्या होता था, जब कुछ नहीं था तो लोग दीवारों पे लिख देते थे, दिल्ली चलो, जगह जगह लिखा होता था, कागज़ पे लिख लिख के भेजते थे। क्यों? क्योंकि तब समाचार पत्र इतने नहीं थे। फिर धीरे धीरे प्रिंटिंग से समाचार पत्रों में लोगों ने अपनी बातें लिखना और कहना शुरू किया। आज़ादी के बाद क्या हुआ, इसने व्यावसायिकता का रूप ले लिया, यानी प्रोफेशनल हो गए। इसमें कहानी, समाचार पत्र, खेल जगत की खबरें, फिल्म जगत की खबरें, बहुत बड़े बड़े लोगों की खबरें, सब कुछ इसमें छपने लगा। अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट आज़ादी के बाद के समाचार पत्र याद रखने होंगे, अखबार याद रखने होंगे। कौन कौन है? नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, साप्ताहिक हिंदुस्तान, इंडिया टुडे और आउटलुक। और धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं भी प्रसिद्ध हैं। अब ये सब हमारी आज़ादी के बाद की पत्रिकाएं हैं, जिनके नाम आपको याद करने होंगे। पहले वाले 4 और बाद की ये 5-6 आपको याद रखने होंगे। मुख्य पत्रकार कौन कौन से? रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये आपको 2-3 नाम ये भी याद कर लीजिए। ये जो कुछ नाम है बच्चों, बस इनको आप अगर 2-3 बार आंखों से पढ़ लेंगे तो आपको नाम दिमाग में रहेंगे, और ऑप्शन में आते ही आप तुरंत उसको टिक कर पाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे रेडियो। ये हमने पढ़ा प्रिंटिंग, समाचार पत्र पत्रिकाएं। दूसरा हमारा जनसंचार का जो माध्यम है वो है रेडियो। अब रेडियो पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वह है रेडियो। 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनि और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कार्य आरंभ किया। अभी आपको पता होगा कि मार्कोनी ने रेडियो को ध्वनि तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की बात करी, तब एक रेडियो का इजाद हुआ।
और रेडियो से बहुत सी बातें लोगों तक पहुंचने लगी, आज भी पहुंचती। आज भी हर आदमी ना तो पढ़ सकता है, ना हर आदमी के पास टीवी है या वो देखने का समय है, पर रेडियो आजकल हर एक की पॉकेट में आ गया। आजकल तो एफएम जो है वो सारे समाचार लोगों तक पहुंचा देता है और मनोरंजन भी करता है। आज़ादी के बाद रेडियो एक बेहद ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की संस्कृति को उभारने और राष्ट्र का निर्माण करने में इसकी बहुत अधिक भूमिका थी। अभी राष्ट्र का निर्माण करने में रेडियो ने बहुत अधिक अच्छी भूमिका निभाई। 1993 में एफएम की शुरुआत हुई, जिसमें किसी निजी कंपनियां आगे आई, और रेडियो ध्वनि माध्यम है। जनता में आकाशवाणी का दायरा 96% है, मतलब जनता में आकाशवाणी को सुनने के वाले लोग कितने हैं? 96% लोग आकाशवाणी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं। टीवी देखने का दायरा इतना बड़ा नहीं है, पर रेडियो सबकी पहुंच में है, हर आदमी उसको सुन सकता है, समझ सकता है। जो पढ़ नहीं पाता वो भी सुन करके बात को समझ सकता है। और एफएम की शुरुआत कब हुई? 1993 में। ये कुछ डेट्स से आपको याद करनी पड़ेंगी। रेडियो का इजाद कब हुआ? 1895 में इटली में मार्कोनी ने किया था। ये बातें याद करने की है। अब आता है टेलीविजन। टेलीविजन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। टेलीविजन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया। प्रिंट माध्यम के शब्द और रेडियो की ध्वनि को एक साथ टेलीविजन के दृश्य मिल जाते हैं। अभी रेडियो पर आती थी आवाज़ें, समाचार पत्रों में शब्द, अभी शब्द, आवाज़ और चित्र तीनों को मिला करके दूरदर्शन यानी टेलीविज़न बन गया। और सूचना की विश्वसनीयता और भी बढ़ गई, और अब सूचना जो थी वो और भी विश्वसनीय होगा। अगर हम कोई बात सुनते हैं कि हाँ वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया, तो उसका प्रभाव कम होता है। अगर हम कुछ पढ़ते हैं कि वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया, उसका प्रभाव उतना नहीं होता। जब हम आँखों से देखते हैं उसका प्रभाव हमारे मन तक जाता है। तो जब टीवी पर हम उस दुर्घटना की चित्र हमने देखे तो हम उसको कनेक्ट कर पाए। तो टेलीविज़न जो है वो सबसे सशक्त माध्यम है जनसंचार का। क्यों? क्योंकि इसमें शब्द भी हैं, ध्वनि भी है और चित्र भी हैं। 1927 में टेलीविज़न का प्रयोग न्यूयॉर्क में सबसे पहले किया गया था। अब आपको ये याद कर लेना होगा टेलीविज़न सबसे पहले कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ 1927 में। 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। अब 1965 को 15 अगस्त के दिन हमारे यहाँ दूरदर्शन चालू हुआ था। जनसंचार माध्यम के बतौर भारत में दूरदर्शन के निम्न उद्देश्य होने चाहिए, ये समिति ने फैसला किया। अभी हमारे यहाँ दूरदर्शन जब चालू हुआ तो उसकी कुछ नीतियाँ बना दी गई, कुछ नियम बना दिए गए कि इन नियमों पर ही ये दूरदर्शन चलेगा। वो नियम कौन कौन से थे? सामाजिक परिवर्तन, टीवी पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा उससे समाज में परिवर्तन होना चाहिए, मतलब कुछ अच्छा परिवर्तन, नेगेटिव नहीं, कुछ अच्छा परिवर्तन होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता में इसका प्रयोग करना है हमको, राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के लिए। वैज्ञानिक चेतना का विकास, लोगों को विज्ञान के बारे में पता चले, इसलिए टेलीविज़न का प्रयोग किया जाने लगा। परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, हमारे देश में आबादी बढ़ रही है, आबादी को रोकने के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए इस तरह की समाचार जो है वो टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाने लगे। कृषि कैसे अच्छी करी जाए, कैसे अच्छे बीज लाएं, कैसे अच्छी खाद करें, ये सब काम भी हम दूरदर्शन पे आने लगे। दूरदर्शन पे कृषि का एक अलग से प्रोग्राम अलग ही आता था। पर्यावरण, अपने देश को कैसे साफ रखें, अपने पर्यावरण को कैसे साफ रखें, नदियों को कैसे बचाएं, पानी कैसे बचाएं, इस सब के कार्यक्रम भी दूरदर्शन पर आने लगे। सामाजिक विकास, हमारी सोसाइटी कैसे डेवलप हो, हम सोशली कैसे विकसित हो, इसको भी इस तरह के कार्यक्रम टीवी पर आने लगे। खेल संस्कृति, अभी खेल से हम कैसे जुड़ते हैं, आप मैच देखा करते हैं टेलीविज़न पर, तो ये सब काम भी टेलीविज़न ने किया। सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन, और हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसको भी हमने टीवी पर दिखाना शुरू किया। तो हमारे दूरदर्शन के इतने सारे काम हैं। अभी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूरदर्शन से हमको क्या लाभ है? आप इतने लाभ लिख सकते हैं। दूरदर्शन ने हमारे जनसंचार में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया? तो इतने सारे परिवर्तन किए कि हमको सामाजिक परिवर्तन लाता है, राष्ट्रीय एकता जगाता है, वैज्ञानिक चेतना जगाता है, स्वास्थ्य की जानकारी देता है, कृषि की जानकारी देता है, मौसम की जानकारी देता है। तो ये सब काम क्या करता है? दूरदर्शन या टेलीविज़न करता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत माध्यम है संचार का। अभी सिनेमा जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम। अभी बात करते हैं सिनेमा की, यानी फिल्में। जो पिक्चरें आने लग गई वो भी जनसंचार का एक बहुत लोकप्रिय तो सबको पसंद आने लगा। वो एक बहुत बढ़िया और प्रभावशाली, बड़ा ही इफेक्टिव माध्यम रहा। अभी जब कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर पिक्चर बन जाती है, कुछ भी हो उसके ऊपर मूवी आ जाती है। जैसे आपने देखी होगी टॉयलेट, तो अब टॉयलेट मूवी जो थी वो क्यों आ गई? क्योंकि हमारे देश में गांव में अभी भी शौचालय नहीं है, तो उसके ऊपर वो पिक्चर बना दी गई।
कोई घटना घटती है तो उसके ऊपर पिक्चर आ जाती है। तो ये एक बहुत लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। सिनेमा हालांकि एक जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देता है। यह मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है। सिनेमा का आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। भारत की पहली मूक फिल्म दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र थी। अभी ये सब बातें याद करने की हैं। थॉमस अल्वा एडिसन को सिनेमा के आविष्कार का श्रेय जाता है। भारत में मूक मतलब बिना बोलने वाली, बिना आवाज़ की जो पहली पिक्चर थी वो दादा साहब फाल्के की पिक्चर थी। पिक्चर का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। ये आपने अपनी किताबों में पढ़ा है, तो ये आपको याद रखना होगा। 1913 में पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा। ये भी आपको याद करना होगा। सिनेमा कुछ ना कुछ हमें संदेश देने की कोशिश करता है। आज हमारे देश में हर साल करीब 800 फिल्में बनती हैं, मिनिमम 800 फिल्में बनती हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश हमारा भारत है। इसमें हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की बोली में भी खूब बनती हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे टॉलीवुड, कॉलीवुड, कौन कौन से हैं, उन सब में हमारे यहाँ हर भाषा में पिक्चरें बनती हैं। तो हमारा देश फिल्मों की दुनिया में सबसे आगे है। अब आता है इंटरनेट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और आजकल का नया संचार का माध्यम है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है में से एक है, जिसमें प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। अभी इंटरनेट पर आप पिक्चरें देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, आप समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग, सब कुछ अवेलेबल है किस पर? इंटरनेट पर। तो ये सबसे सशक्त माध्यम है इंटरनेट। इसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है। इसकी रफ्तार का भी कोई जवाब नहीं। स्पीड तो इंटरनेट की क्या ही कहने, अब 4G और अब तो 5G भी आ रहा है। इसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने में छपने वाले अखबार या पत्रिका को पढ़ सकते हैं। आप केवल समाचार पत्र लिखें और आपको दुनिया का कोई भी समाचार पत्र, किसी भी देश की खबर आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। सुन सकते हैं और देख सकते हैं। आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। ये कैसा है? अंतरक्रियात्मक मतलब हम इंटरैक्टिव माध्यम है। इंटरैक्टिव माध्यम, हम किसी से भी कभी भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं, आप केवल चुपचाप, आपको नहीं देखना, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, तुरंत लिख सकते हैं। हम तुरंत उसमें मैसेज लिख सकते हैं और ये रिएक्शन दे सकते हैं अपना। आप सवाल जवाब कर सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, संदेश लिख सकते हैं। परंतु बहुत से लाभ होने के साथ साथ इसके दुष्प्रभाव भी हैं। अभी इंटरनेट में आप इतना कुछ कर सकते हैं, इंटरनेट की कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन इसके इतने अच्छे प्रभाव हैं, इतनी विशेषताएं होने के बाद भी इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं, इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। वो क्या है वो भी आपको पता है। जैसे अश्लील समाचार, कुछ ऐसे समाचार जिनको बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ता है और दुरुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी किया जा रहा है। अभी कभी कभी कुछ अश्लील समाचार, कुछ ऐसी बातें जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, वो भी आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं। और वो समाचार बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके कोमल मन पर, अभी जो बच्चे मैच्योर नहीं हुए हैं उनके मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने एक गेम के बारे में सुना होगा कि वो गेम से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, सुसाइड तक कर लिया बच्चों ने। तो ये सब इंटरनेट के बुरे प्रभाव हैं और इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। आजकल इंटरनेट के ज़रिए पता नहीं कितने फ्रॉड, कितने स्कैम चल रहे हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी इंटरनेट एक दो-धारी तलवार है। अभी एक ये प्रश्न आ सकता है कि इंटरनेट एक दो-धारी तलवार है, आप बताएं, वर्णन करें। तो आप पॉइंट बना करके इंटरनेट के बारे में लिखेंगे। दो-धारी तलवार, ऐसी तलवार जिसके इधर भी धार है और इधर भी, वो इधर से भी काट सकती है और इधर से भी काट सकती है। मतलब अच्छा चाहो तो भी मिलेगा, बुरा चाहो तो भी मिलेगा। इसका उपयोग बहुत ही सावधानी से होना चाहिए, अन्यथा इसके नकारात्मक प्रभाव समाज के लिए खतरा है। अभी अगर हम इंटरनेट को जुडिशियली या सोच समझ करके प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे समाज को बहुत बड़ा खतरा भी है इंटरनेट से। हमें निष्क्रिय तरीकों से संदेशों को ग्रहण नहीं करना है, बल्कि सक्रिय तरीके से सोच विचार कर, विश्लेषण करके स्वीकार करें। अभी कोई नया कुछ भी आता है, हम तुरंत फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं, उसको प्रयोग करने लगते हैं, पर ये नहीं करना है। हमें बहुत सोच समझ करके, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स समझ करके उसका प्रयोग करेंगे तो इंटरनेट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर हम बिना सोचे समझे आँख बंद करके प्रयोग करेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है। तो एक जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता की तरह हमें अपनी आँख, कान, नाक खुले रखने और दिमाग खुला रखना है, तभी हम इस इंटरनेट का पूरा उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट
एक जो तत्व है वो बचा मुद्रण और प्रिंटिंग। अभी प्रिंटिंग जो है वो भी जनसंचार का बहुत इम्पॉर्टेंट माध्यम है। मुद्रण का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को दिया था। अभी ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है वैकल्पिक प्रश्नों में कि मुद्रण का श्रेय किसको मिलता है, जर्मनी के गुटेनबर्ग को, जिन्होंने 1400 में से और 1468 के बीच चल टाइप का आविष्कार किया, जिससे पुस्तकें, समाचार पत्र का प्रकाशन का रास्ता खुला। मुद्रण की क्रांति विचारों की क्रांति की शुरुआत है। अभी मुद्रण यानी प्रिंटिंग उन्होंने टाइपिंग करने का पहले आविष्कार किया 1400 से 1468 के बीच, और इससे विचारों की क्रांति जो आ गई। लोग पहले हमारे विचार हमारे मन में है लेकिन हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे, तो जब तक पहले और कुछ नहीं था तो प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले आई। जैसे ही प्रिंटिंग शुरू हुई लोगों को एक क्रांति आ गई, लोग अपनी बात को दूसरों तक प्रिंटिंग के माध्यम से पहुँचाने लग गए। अब जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, अब ये जो जितने आपने जनसंचार के माध्यम पढ़े इन सब का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जनसंचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आज हम जिस युग में हैं, आज हम जनसंचार के माध्यम के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। समाचार देखना, पढ़ना, रोजमर्रा की खबरों के लिए टीवी, रेडियो, मोबाइल पर हम निर्भर हैं पूरी तरह से। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। खरीदने बेचने के लिए विज्ञापनों को अब कुछ भी खरीदना, कुछ भी बेचना हम ऐप पे खोलते हैं और हम खरीदारी कर लेते हैं। शादी ब्याह करना हो तो मैट्रिमोनियल पर हम डिपेंडेंट हैं। आजकल हम शादी ब्याह भी इसी के थ्रू करते हैं। टिकट बुक करना हो, सिनेमा का टिकट बुक करना हो, मनोरंजन करना हो, फिल्में देखनी हो, सीरियल देखने हो, ये सब काम हम किस पे करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं। सभी के लिए हम संचार माध्यम पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि सेहत और धर्म की जानकारी भी हमको जनसंचार के माध्यमों से मिल रही है। अभी हमें अपनी हेल्थ के बारे में कुछ भी पता करना है, धर्म के बारे में कुछ भी पता करना, कोई प्रचार प्रसार करना है, तो भी हम संचार के माध्यमों से करते हैं। जनसंचार के माध्यम आज हमारे घर में और हमारे दिलों में, हमारे जीवन में पूरी तरह घुस गए हैं। मतलब हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट हो गए हैं जनसंचार के माध्यमों पर। टीवी, रेडियो, इंटरनेट, फिल्में, सब पर हम निर्भर हो गए हैं। हम चाह कर भी उन्हें रोक नहीं सकते। इन संचार माध्यमों ने हमारे जीवन को और सक्रिय बनाया, हम और एक्टिव हो गए, हम ज़्यादा काम करने लगे, और प्रोडक्टिव हो गए हैं। हम हमारे राष्ट्रीय जीवन को गतिशीलता और पारदर्शी बनाया। भी हमारा जो राष्ट्रीय जीवन है, सरकार के हर कदम की जानकारी हमको होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें जनसंचार से पता लग जाता है। पहले तो ऐसे माध्यम नहीं थे तो लोगों को पता ही नहीं चलता था सरकार में क्या चल रहा है। आज हमें कब हमारा कौन सा नेता कहाँ जा रहा है, कहाँ मीटिंग कर रहा है, हमें सब पता होता है। तो ये सब क्या है? जनसंचार के प्रभाव हैं। ट्रांसपेरेंसी आ गई है, सरकार के हर काम की जानकारी जनता को होने लगी है। हम लोकतंत्र में रहकर सभी जानकारियों से जुड़ पाते हैं। आपातकाल के बाद जनसंचार के माध्यमों की ताकत लगातार बढ़े। अभी आपातकाल जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती, जैसे अभी कोरोना महामारी का समय आया, तो जनसंचार ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी। आज हम पढ़ाई, नौकरी, सब कुछ हम ऑनलाइन करने लग गए। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया, तो हम लगातार इसमें हमारी ये माध्यम लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, इसके नकारात्मक प्रभावों से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, आजकल क्या हो गया है, गवर्नमेंट ने कहा वर्क फ्रॉम होम करो, काम में आसानी हो गई, लेकिन बच्चों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई, शरीर जो है वो अस्वस्थ रहने लगा। बराबर कंप्यूटर पे गर्दन झुकाए आपकी गर्दन में दर्द, ये प्रॉब्लम होने लग गई, बैक प्रॉब्लम होने लग गई। तो क्या हो गया? इसके नकारात्मक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी इनके बिना सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः हमें सक्रिय तरीके से सोच विचार कर आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही इसे स्वीकार करना होगा। अभी हमें इसे स्वीकार करना हमारी मजबूरी है, लेकिन हमें बहुत सोच विचार कर इसका प्रयोग करना है। और एक जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता की तरह हमें अपनी आँख, कान, दिमाग हमेशा खुले रखने पड़ेंगे, तभी हम इसका अधिकाधिक सदुपयोग कर पाएँ। तो बच्चों, यहाँ पर जनसंचार माध्यम खत्म होता है। अभी आपको पता है कि यह आपकी माध्यम अभिव्यक्ति पुस्तक का पहला पाठ है। आपको पुस्तक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल जितने नोट्स मैंने दिए हैं, अगर आप इसको पूरी तरह कॉपी में नोट कर लेंगे और इनको पढ़ लेंगे, रट लेंगे, याद कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड चीज़ें याद कर लेंगे, तो आप 3 नंबर के 2 प्रश्न बहुत आसानी से कर, और वैकल्पिक प्रश्नों को भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसमें से छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो माध्यम अभिव्यक्ति के जितने भी पाठ हैं उन सब के शॉर्ट नोट्स मैं आपको दूंगी। आप अपनी तैयारी बहुत आसानी से कर पाएंगे। और बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों, कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और बच्चों कमेंट लिखिए, जिससे मुझे पता चल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।